वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आई एम निधि। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6 जनसंख्या के चैप्टर की थ्योरी को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स आप इसको बोल सकते हैं। मानव संसाधन क्या होते हैं? पहले हम संसाधन को समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि संसाधन हम उन्हें कहते हैं जो मानव के लिए उपयोग में आते हैं या मानव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संसाधन कहेंगे। मतलब पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन संसाधन वही चीजें कही जाएंगी जो मनुष्य जिनका उपयोग करता है। और मानव भी स्वयं एक संसाधन है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वो अन्य संसाधनों की खोज करता है। मतलब अगर कोई चीज संसाधन बन पाता है तो मनुष्य उसकी खोज करता है, उसके महत्वपूर्ण स्थान को बताता है, उसका हम किस तरीके से उपयोग कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें मनुष्य ही बताता है। इसीलिए मानव संसाधन क्या है? संसाधनों में सबसे उपयोगी संसाधन जो है वो मानव संसाधन है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि लोगों की एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन कौन होते हैं? मानव ही होते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो राष्ट्र है उसमें बहुत सारे लोग पाए जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं? एक बड़े संसाधन के रूप में होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। मतलब यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि संसाधन चीजें तभी बनेंगी जब मनुष्य उनका उपयोग कर पाएगा, अन्यथा वो चीजें संसाधन नहीं होंगी जो मनुष्य जिनका उपयोग नहीं कर पाता है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन में अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग क्या करते हैं? तो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। मतलब एक संसाधन को विकसित होने के लिए एक व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है, एजुकेटेड होना आवश्यक है और अभिप्रेरित भी आवश्यक है होना। एजुकेटेड अगर हम होते हैं तो हम संसाधनों की खोज बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मान लीजिए कि जिस समय मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर हुआ होगा तो मनुष्य की बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ होगा। बस मनुष्य खाना और रहना जानता था। पहले मनुष्य फल फूल, कंदमूल और फलों के बीज वगैरह भी खाया करता था। उसे पकाना नहीं आता था और वो गुफाओं में रहा करता था। उसके साथ एक घटना घटी कि जंगल में एक बार आग लग गया तो कच्चे मांस जो थे वो पक गए और बहुत सारे ऐसे फल फूल थे जो पक गए, तो उन्हें पका हुआ भोजन का स्वाद जो है कच्चे भोजन से ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो इस तरीके से मनुष्य के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी जिसके कारण उसे सीखने का मौका मिला होगा। उन सीखने के कारण उसने क्या किया? तो संसाधनों की जरूरतों को समझना शुरू कर दिया और तब चीजें हमारे लिए उपयोगी होती चली गई। बहुत सारे संसाधन हैं हमारे पास जो कि आज उपयोगी हैं। तो ऐसे भी अगर ब्रह्मांड में बहुत सारे संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम नहीं कर पाते तो वो चीजें संसाधन नहीं कहलाएंगी। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। हमने अगर संसाधन की बात कर ली तो मनुष्य एक संसाधन के रूप में अगर हम जान पाते हैं तो कोई भी मनुष्य, अगर आपकी हम बात करते हैं या हम खुद की बात करते हैं, तो हम जितना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे हमारा संसाधन का क्षेत्र जो है वो विकसित होता चला जाएगा। उसके अलावा जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो संसाधन को खोजने या समझने में उन्हें मुश्किल होता है। तो हम जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे हमारा देश भी उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो संसाधन के क्षेत्र में संसाधन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित होने के साथ साथ भी मनुष्य क्या है? मनुष्य को स्वस्थ भी होना आवश्यक है। अब अगर हम बात करते हैं मनुष्य के लिंग की तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मतलब अगर आप स्त्री की बात करें या पुरुष की बात करें तो उन दोनों के लिंग के हिसाब से संसाधन के खोज भी क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। इस पे आयु का भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एज का है या वो ज्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बुद्धि का विकास तीव्र है तो वो ज्यादा संसाधन की खोज कर पाएगा और ज्यादा विकसित हो पाएगा। तो इसी तरीके से मानवीय संसाधन पर लिंग का, आयु का और एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। चलिए अब हम एक बात करते हैं कि कौशल क्या होता है। कौशल जिसे हम इंग्लिश में स्किल बोलते हैं। आज जो है 1985 में यह जरूरत महसूस की गई कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट दिया जाए। मतलब कोई भी क्षेत्र में किसी भी काम को सीखा जाए। मान लीजिए कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि पढ़ा हर आदमी सकता है लेकिन अच्छा वही पढ़ाएगा जिसने किसी भी क्षेत्र में मतलब उपलब्धि हासिल की है या उसके पास स्किल डेवलपमेंट है। अगर मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ तो मुझे बीएड या एमएड करना जो है कंपलसरी है।
क्योंकि बीएड और एमएड करने के लिए होता क्या है कि एजुकेशन जो है मतलब बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब एक स्किल डेवलप की जाती है शिक्षकों में, ताकि वो बच्चों को जो है छोटे छोटे स्तर से अच्छे से पढ़ा सके और अच्छे से समझा सके। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो लोग इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, पढ़ने क्यों जाते हैं, लोग डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं, तो स्किल डेवलप करने के लिए। ये इंजीनियर और या फिर डॉक्टर या फिर कोई भी ऐसी चीज या टीचर का ही गुण या कोई भी ऐसा स्किल जिसे हम सीख रहे हैं तो हम अपने अच्छे काम में निपुण हो पाते हैं। अगर आप भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप में भी बहुत सारे स्किल डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्किल डेवलप है तो हम कोई भी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, इसे हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको टीचर दिख रहे होंगे और कुछ बच्चे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं, और कुछ बच्चे बोले कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? और मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं और 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे हम जान सकते हैं कि जनसंख्या के बारे में, कि अगर आपको जनसंख्या बताना है कि दुनिया का जनसंख्या हम कैसे निकालते हैं, तो हम छोटी सी चीजों से शुरुआत करेंगे। आप अपने आसपास पहले पता करिए कि वहाँ कितनी आबादी बसती है। जैसे कि अगर भारत की बात करें, हम भारत की जनसंख्या को निकालते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में 350 लोग जो है उसके स्तर से हम निकाल सकते हैं कि एक क्षेत्र में, एक एरिया में कितने लोग बसते होंगे। तो प्रति 1 किलोमीटर पर 350 व्यक्ति जो है वो रहते हैं। इस हिसाब से हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कर करके क्या कर सकते हैं, तो व्यक्ति की जनसंख्या निकाल सकते हैं। पहले मोहल्ले, क्षेत्र और फिर किसी शहर की जनसंख्या, शहर से देश की जनसंख्या और देश से विश्व की जनसंख्या हम निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 में 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल एक विकास योजना है जिसके तहत जो है 1 करोड़ भारतीय युवाओं को किसी भी स्किल के लिए डेवलप करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्चक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने की रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में जो इतनी सारी बेरोजगारी मौजूद है, हम पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं कर पाते हैं या अच्छे क्षेत्र में नहीं जा पाते, तो उसका कारण है कि हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है उसमें बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं और बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने यह सुझाया है कि बच्चों को उन्हीं विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अपने जीवन में विकसित हो सकें। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हम पढ़ने के बाद भी उस क्षेत्र में विकास में हम जा नहीं पाते हैं। तो बच्चों को 10th और 12th के बाद ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे मतलब जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके या कुछ वे काम कर सके, जिससे उनकी शिक्षा जो है वो सही जगह पर लग सके। अब जनसंख्या का वितरण किस प्रकार होता है? भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ क्षेत्रफल 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ लोग क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल क्षेत्र बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय प्रक्षेत्र जैसे कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग होते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण में अपेक्षाकृत विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पे 10 करोड़ की जो आबादी निकाली गई है, यहाँ आप देखिए, हम एक चित्र से इसे समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र दिया गया है कि ये जो आप एक फिगर देख रहे होंगे, इसमें एशिया के लोग येलो कलर से बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं कि एशिया क्या एक बहुत बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा, तो इसमें आबादी भी बहुत ज़्यादा होगी। यूरोप में उससे कम बसते हैं। अफ्रीका में यूरोप से थोड़े ज़्यादा लोग हैं और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में बहुत कम लोग हैं। उत्तर अमेरिका में बहुत कम है और सबसे कम जो है वो ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। वैसे भी हम जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महादेश और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है। तो इस हिसाब से एशिया में ज़्यादा आबादी निवास करती है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या कितनी है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है जिस तरीके से हम मैथ में बनाते हैं। ये एक ऐसा चार्ट है जिससे हम जनसंख्या के बारे में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 1400 से 1600 तक, 0 से लेके 1600 तक का है। भारत जो है वो करीब आपको 1400 से थोड़ा सा नीचे है, 1200 और 1400 के बीच में, यानी कि 1300। और चीन के बारे में, और भारत जो है जस्ट उससे नीचे है, 1200 पे है। लेकिन भारत की भी जनसंख्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है
जिन्होंने बताया है कि मतलब अभी वर्तमान समय में और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम पे कोई ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद यूएसए की जनसंख्या है 200 से थोड़ा सा ऊपर, 250 आप बता सकते हैं। इंडोनेशिया की भी उतनी ही है, 250 के करीब। ब्राज़ील की कम है, 200 से भी कम। पाकिस्तान की भी कम है, बांग्लादेश की भी कम है, नाइजीरिया, रूस और जापान की भी कम है। इन सारे देशों की कम है और बाकी चीन और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जनसंख्या को नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी इतना ज़्यादा बोझ जो है वो नहीं उठा सकती है। जनसंख्या का वितरण जो है बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या को कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना चाहिए, ताकि चाइना और भारत में जो है जनसंख्या की आबादी को कम किया जा सके। ये 6 पॉइंट का एक मतलब डाटा दिया गया था, जिसे हमने अध्ययन कर लिया और जान लिया। ये भारत की जनसंख्या 20 से 11 के अनुसार अस्थायी आंकड़े हैं। भारत का कुल जनसंख्या को यहाँ दर्शाया जा रहा है, लेकिन अभी जो है इससे ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या का घनत्व क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति आते हैं, तो 382 व्यक्ति आते हैं। आप इन्हें याद रखें, आपको ये क्वेश्चन में काम आएंगे। जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण एवं मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में है। जैसे कि अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो वो आपको सबसे ज्यादा एशिया में ही मिलेगा। उसके अलावा अगर हम जनसंख्या को बैलेंस करने का काम करें, तो जनसंख्या जो है वो 51 व्यक्ति होनी चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 51 व्यक्ति ही होना चाहिए। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो 382 व्यक्ति है। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। जो जनसंख्या के घनत्व में सबसे अधिक है वो दक्षिण मध्य एशिया है और पूर्वी मध्य एशिया। इन दोनों जगहों पर जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तो कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जो जगह है मतलब बाहर का मैदान और फील्ड है, या आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उन जगहों पर विद्यार्थी कम इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो आकार में बड़ा है और क्लासरूम हमारा छोटा है, इसलिए 30 बच्चों से ही वो क्लासरूम क्या होता है, भर जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि सभा भवन का आकार जो है वो कक्षा के आकार से बड़ा है, इसलिए हमें वो जगह जो है वो भरा हुआ नहीं दिखता है, खुला खुला दिखता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? भौगोलिक कारक हो सकता है, उसके बाद जलवायु, मृदा, जल और खनिज। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मुख्य रूप से जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। शुरू में अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे मैदान समतल नहीं होते हैं। हमारा जो इलाका है वहाँ पे मैदान जो है वो समतल पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बसती है। यहाँ पे खेत वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नदी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब किसी भी तरीके की कमी नहीं होती है, इसलिए स्थल कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोग सदैव पर्वत और पठार की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। गंगा का मैदान विश्व के सभी घने देशों में से है, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत यहाँ विरल बसे हैं। यहाँ पे आपको कम लोग दिखते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसी सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों पे भी लोग नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में भी नहीं रहना चाहते हैं। अगर हम अपने बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे न तो बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यूपी में भी यही बात है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु में न तो बहुत ज़्यादा गर्म में रहते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा में। मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान है समतल मैदान जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी वगैरह, जहाँ पे मतलब कृषि अच्छे से किया जा सकता है। उपजाऊ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और चीन में हुआंग हिंग, चांग जियांग और मिस्र में नील नदी, ये उपजाऊ मैदान है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बसे हुए हैं। जल यानी कि पानी, लोग उन क्षेत्रों में रहने को अधिक प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल है, मतलब पानी अच्छा होता है, वहाँ पे जहाँ मीठा जल पाया जाता है वहाँ पे लोग ज्यादा बसते हैं। विश्व की नदी घाटियों में घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या में। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान ज्यादा है, मध्य पूर्व में तेल की खोज है। इन दोनों क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया था, मतलब यहाँ पे मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे भी लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा बसती है।
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, मतलब जिन जगहों पर मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे लोगों को किसी भी तरीके से काम वगैरह में दिक्कत नहीं आता है। तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं जहाँ पे धर्म से जुड़ी चीजें रहती है, मंदिर वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, और यरूशलेम में मस्जिद वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए धर्म के अनुसार भी और सांस्कृतिक कारक भी है जहाँ पे लोग ज्यादा बसते हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो है लोग ज्यादा बसते हैं। इसलिए कि मान लीजिए बहुत सारे लोग जो गाँव से शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, इसलिए क्योंकि शहर में विद्यालय अच्छे होते हैं, सड़क वगैरह अच्छे होते हैं, अस्पताल अच्छे होते हैं, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए लोग गांव से कहाँ रहना पसंद करते हैं, शहरों की ओर पलायन करना पसंद करते हैं। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, मतलब जहाँ पे जीवन ज्यादा संभव होता है, जहाँ पे जीवन को जीने के लिए हर कुछ जो है वो हमें प्राप्त होता है। अब जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक ऐसी निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। विश्व की संख्या स्थिर नहीं रहती है, यहाँ कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि 6.3 में दिखाया गया है कि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों के बाद 1959 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 1959 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम संख्या दुगनी से 6 अरब हो गई। इसी वृद्धि का मुख्य कारण है खाद्य आपूर्ति व औषधि के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। जन्मों में साधारण जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अथवा प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित मृत्यु की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष लोगों के आने जाने को प्रवास बोलते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। ऐसे देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसे हम समझेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन होता क्या है। तो चलिए इसे हम समझते हैं सरल शब्दों में। जैसा कि मान लीजिए कि शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो शुरू में प्रारंभ में आप अगर प्राचीन समय की बात करें तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इस समय लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाया करते थे, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती थी। पोलियो से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जनरल बुखार वगैरह से भी पहले लोग मर जाया करते थे, क्योंकि उस समय जो मतलब मेडिसिन था वो बन नहीं पाया था। तो मेडिसिन नहीं होने के कारण लोग बीमारी से मर जाते थे। तो उस समय मृत्यु दर काफी ज्यादा थी और जन्म दर जो है वो कम ही था। जन्म दर जितना था उसके अलावा मृत्यु दर ज्यादा हो जाती थी। फिर बहुत सारे अगर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जब लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में नहीं पता था, एक व्यक्ति के बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, तो उस समय खाना खिलाने के लिए उनके पास खाना नहीं होता था, जिसके कारण वे खाने की कमी से मर जाते थे। किसान उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे। आज आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, जिससे खेती वगैरह में जो है काफी ज्यादा सुधार किया जा सकता है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के कारण जो है बहुत सारी चीजों में विकास हो चुका है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं था, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, औद्योगिक क्रांति का अर्थ है मशीनी युग, जब बड़े बड़े फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई थी, जब खेतों में जो नई नई प्रक्रियाएं हैं वे सब नहीं थे, पुरानी पद्धति थी, तो लोग भूख से मर जाते थे, छोटे छोटे बीमारियों से मर जाते थे, और मतलब बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण मृत्यु दर ज्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों में सुधार होने लगा। लोगों ने धीरे धीरे बीमारियों के बारे में पता कर लिया, उनसे मतलब बचने के उपाय जान लिए, उनसे मतलब बचने के लिए दवा भी बना ली। तो धीरे धीरे मृत्यु दर कमने लगा और जो जन्म दर है वो बढ़ने लगा। इस तरीके से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो जनसंख्या नियोजन अगर प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी, इसे कम नहीं किया जाएगा, जैसे कि बच्चे 2 ही अच्छे, इस प्रक्रिया को अगर नहीं अपनाया जाएगा तो जनसंख्या का बढ़ना स्वाभाविक है और पृथ्वी इतने ज्यादा जनसंख्या का बोझ नहीं हरण कर सकती है। मान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी की तुलना एक रोटी से करते हैं, ये रोटी का आकार नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे पास अगर 4 आदमी हैं तो हम एक एक टुकड़ा खा रहे हैं रोटी का, और इसका आकार नहीं बढ़ने वाला। 4 की जगह अगर 6 व्यक्ति हो जाता है तो हम इसी में से मतलब बांटेंगे, फिर 8 हो जाता है तो इसी में से आधा करेंगे। इस तरीके से अगर जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, पृथ्वी को हम उतने ज्यादा भागों में बांटेंगे और इसमें किसी भी तरीके से बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो जनसंख्या का बोझ अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का आकार तो बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए
जनसंख्या विस्फोट जो है आपको हो गई थी 1999 में। 30 वर्षों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि इस समय सब कुछ का उपाय धीरे धीरे लोगों ने ढूंढ लिया था और मृत्यु दर जो है वो कम हो गई थी। तो जनसंख्या का ज़्यादा बढ़ना जो वो पृथ्वी के लिए हानिकारक और हमारे लिए भी हानिकारक है, इसीलिए जनसंख्या को कम करना आवश्यक है। यहाँ पे एक डाटा देख लीजिए जिसमें विश्व की जनसंख्या के बारे में निकाला गया है। पहले यहाँ 100 मिलियन, 170 मिलियन, 265 मिलियन, 425 मिलियन, फिर 900 मिलियन, फिर 1625 मिलियन, फिर उसके बाद 2500 मिलियन, फिर उसके बाद 4000 मिलियन, फिर 6000 मिलियन और बढ़ते बढ़ते 8525 मिलियन हो गया। तो इस तरीके से जनसंख्या में हमेशा बढ़ोतरी ही आई है और अब किसी भी तरीके से जो है कमी नहीं हो रही है। तो जनसंख्या दर को हमें कम करना जो है अत्यंत ही आवश्यक है। अगर हम जनसंख्या दर को कम नहीं करेंगे तो ये आने वाले भविष्य में हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं इसके